कंजर्वेशन लॉज स्टार्ट किए थे और ये हमारा टेबल जो है कंप्लीट नहीं हुई थी, इसके बाद पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक टेस्ट डिस्कशन की बात है तो देखते हैं या तो लास्ट में कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी जो क्वेश्चंस हैं उसे कर लेना और जो भी प्रॉब्लम है वो आप जो है पूछ लेना, ठीक है। तो टेस्ट डिस्कशन होगा, लेकिन हो सकता है कि आज ना हो पाए, वो कल हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब हम इसे इसे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं और हमें कंजर्वेशन लॉज को फॉलो कराने के बाद उसमें जो भी पूछा गया है वो कैलकुलेट करना होता है। हो सकता है उस रिएक्शन में उसने कोई अननोन पार्टिकल एक्स कह दिया और आपको एक्स फाइंड करना है, तो वो कैसे करोगे? तो वो जो अननोन पार्टिकल है उसको निकालने के लिए भी कंजर्वेशन लॉज फॉलो कराओगे। पहले देखोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके उस अननोन पार्टिकल एक्स का चार्ज कितना है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, बैरन नंबर कितना है, एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि कैसी भी रिएक्शन आ जाए उसमें कंजर्वेशन लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन या वो रिएक्शन अलाउड है या फॉरबिडन, उसमें भी कंजर्वेशन लॉज हम फॉलो कराते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉज फॉलो कराए। ये सभी 8 कंजर्वेशन लॉज हर एक रिएक्शन में कंजर्व होने ही चाहिए, चाहे वो रिएक्शन कैसी भी हो, वीक से हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हो, स्ट्रॉन्ग से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, वो रिएक्शन फास्ट हो, वो रिएक्शन स्लो हो, जो भी हो, पर अगर वो रिएक्शन पॉसिबल है तो ये फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉज फॉलो होनी चाहिए। इनको एक बार आप याद कर लो और एग्जाम में ये 8 के 8 करने होते हैं। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बैरियॉन्स नहीं है उस रिएक्शन में, तो उसको स्किप कर सकते हो, वो बात अलग है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, बैरियर नंबर और तीनों इलेक्ट्रॉन नंबर सेपरेटली कंजर्व करते हैं। अगर एक बार ये 8 कंजर्वेशन लॉज फॉलो हो गए तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन पॉसिबल है। अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ये जानने के लिए कि वेदर दैट रिएक्शन इज गवर्न बाय स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक। तो अब हम नंबर 9 पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है नंबर 9, जो कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उसको मैं फिर से इस टेबल को पूरा कर देता हूँ। नंबर 9 के लिए मैंने कहा था कि ये जो आपकी सीक्वेंस है, शुरू में 8 आप किसी भी ऑर्डर से कर सकते हो, लेकिन जो नंबर 9 है उसको नंबर 9 पे ही करना है और वो है आपका स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस नंबर को हम एस से नोट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग में ये कंजर्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड, बट इन वीक इट इज वायलेटेड, नॉट कंजर्व्ड, एंड इट इज एडिटिव। यानी जो करेक्टर है वो एडिटिव है, यानी कि दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो स्ट्रेंजनेस नंबर है उनको ऐड करो, अगर वो बराबर है, इक्वल है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड, तो इट इज एडिटिव। यहाँ पे हमने कहा इसके लिए, वीक के लिए हमने कहा कि इफ एस इज कंजर्व्ड, डेल्टा एस इज 0, प्रोसीड टू नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ, यानी कि नंबर 10। फिर हमने कहा कि इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, देन कंक्लूड कर दो कि इट इज वीक इंटरेक्शन। ये मुझे पता है कि 9th 10th 11th हो चुके हैं, लेकिन उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कंक्लूजन कैसे करना है, तो कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे हो गया वीक इंटरेक्शन। फिर हमने कहा कि अगर डेल्टा एस 1 के अलावा है तो भी फॉरबिडन है। इफ डेल्टा एस इज अदर देन 1, देन ऑल्सो रिएक्शन इज फॉरबिडन। यानी कि फर्स्ट 8 हो चुके हैं, हमें लग रहा है कि अलाउड है, लेकिन 9th पे आने के बाद अगर डेल्टा एस 1 के अलावा है तो भी फॉरबिडन है, यानी कि चेंज इन एस। और हमने कहा था कि इसका एक्सेप्शन है इफ रिएक्शन कंटेन्स बोथ K naught and K naught bar, then delta S can be other than 1 and reaction is weak, is governed by reaction weak का मतलब governed by weak interaction। अब हम नंबर 10 पे आए। नंबर 10 है आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, I3। स्ट्रॉन्ग में कंजर्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व होता है, वीक में नहीं होता है, और ये भी एल्टी। तो यहाँ पे अगर आपका नो हो गया तो कंक्लूड कर दो, अगर नो हो गया तो कंक्लूड कर दो वीक, और अगर यस हो गया तो फिर प्रोसीड टू नंबर 10, सॉरी नंबर 11, यानी नेक्स्ट प्रोसीड टू नंबर 11। अब नंबर 11 है आपका आइसोस्पिन। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। आइसोस्पिन
आइसोस्पिन का सिंबल आई से नोट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे टी से भी नोट कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में यस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये नो होगा। यानी कि जो यस है वो सभी में यस होता है अगर स्ट्रॉन्ग है तो। फॉर स्ट्रॉन्ग ऑल द 16 कंजर्वेशन लॉज आर फॉलोड, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑल 15 एक्सेप्ट आइसोस्पिन। तो केवल ये आइसोस्पिन है, ये डिफरेंस बता रहा है स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, और वीक में ये भी नो है। और इसमें जो है कैरेक्टर जो है वो है वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका नो हो गया तो कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब यहाँ पे वीक नहीं होगा। और अगर आपका यस हो गया तो कंक्लूड कर दो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम में यहीं तक करना है, बाकी टेबल हम याद कर रहे हैं बाकी। ठीक है, एग्जाम में यहाँ तक करना है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम नंबर 12 पे जाते हैं। तो ये हमारे लिए नया है, अब आप लिखना शुरू करो। नंबर 12 है, और क्योंकि हमने कहा कि हमें 11 तक करना है एग्जाम में, तो इसके आगे के जो ऑर्डर्स हैं वो आपकी मर्जी है, वो ऑर्डर भी आप जो है किसी भी ऑर्डर से देख सकते हो, हालांकि हम उसे करेंगे नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लिखो पैरिटी सबसे पहले। तो पैरिटी को आप पी से या पाई से डिनोट कर सकते हो। पैरिटी भी आपका, मैंने क्या कहा कि ऑल 16 आर यस इन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे ये यस होगा। ऑल 15 आर यस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेप्ट आइसोस्पिन, तो यहाँ भी यस है। लेकिन वीक में ये नो है, वीक में पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड, और करेक्टर है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये है कि ऑड इनटू ऑड पैरिटी इज इवन, इवन इनटू इवन इज इवन, एंड ऑड इनटू इवन इज ऑड। और यहाँ पे हम ऑड का हम कह रहे हैं, ऑड का मतलब ये से मानिए -1, और इवन का मतलब ये मान लीजिए +1। हाँ, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, जहाँ पे कल हमने एक पेज छोड़ा था, तो 11 के बाद जहाँ पे छोड़ी जगह है वहां पे आप लिखिए, मतलब इस टेबल को पूरा कर लीजिए आप। 12 हो गया। नंबर 13, और पैरिटी कंजर्व कैसे करते हैं उसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि अगर a + b = b + c है तो पैरिटी कंजर्व कैसे करते हैं, पैरिटी ऑफ a इंटू पैरिटी ऑफ b। यही काम करते हो, ये काम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो अलग बात है कि एग्जाम में इसे नहीं करते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। मान लो कोई रिएक्शन आपके पास a + b = c + d है, तो पैरिटी कंजर्व ऐसे करते हैं कि पैरिटी ऑफ a इंटू पैरिटी ऑफ b इंटू -1 की पावर l ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ c इंटू पैरिटी ऑफ d इंटू -1 रेज़ टू पावर l ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इसको एग्जाम में इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपका डीके की रिएक्शन है तो एल ऑफ द रिएक्टेंट तो 0 होता है, पर अगर आपकी डीके की रिएक्शन नहीं है और a + b की रिएक्शन हो रही है तो वहां पे रिलेटिव मोशन है, वहां पे एल की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है। तो जब तक उसने एल आर की वैल्यू नहीं दी है तब तक आप एलपी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब तक कि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट्स नहीं देगा तब तक आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स नहीं निकाल सकते। वो अलग बात है कि पैरिटी आपको चारों सभी पार्टिकल्स की मैंने याद करा दी है, तो क्योंकि आप एल की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो तो आप पैरिटी को कंजर्व नहीं कर सकते एग्जाम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर पैरिटी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में अगर आ गया कि वेदर पैरिटी इज कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन और नॉट, तो कैसे करोगे। तो उसको 11 तक करने के बाद कंक्लूड कर दिया आपने। मान लो आपने कंक्लूड कर दिया कि मान लो वो रिएक्शन स्ट्रांग है, आपने कंक्लूड कैसे कर दिया, 11 तक कर दिया, और फिर भी आपसे पैरिटी पूछ ली, तो आप पैरिटी बिना करे कह दो कि पैरिटी विल बी कंजर्व्ड बिकॉज दैट रिएक्शन इज स्ट्रांग। आप समझ रहे हो, यानी कि आपको पैरिटी को कंजर्व नहीं करना है, बट क्योंकि आप कंक्लूड कर चुके हो कि दैट इफ रिएक्शन इज स्ट्रांग देन यू विल से पैरिटी विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल याद है कि पैरिटी कंजर्व होती है स्ट्रांग पे। अगर आपने कंक्लूड कर दिया कि आपकी रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो बिना पैरिटी को कंजर्व करे कह दो कि पैरिटी विल बी कंजर्व, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैरिटी कंजर्व होती है। और अगर आपने कंक्लूड कर दिया कि आपका इंटरेक्शन वीक है तो आप कह सकते हो कि पैरिटी विल नॉट बी कंजर्व्ड बिकॉज़ दैट रिएक्शन इज वीक एंड पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन अ वीक इंटरेक्शन। तो आप बिना करे, जो आगे वाले हम लिख रहे हैं बिना करे आप कह दोगे क्योंकि आपको टेबल याद है। अब हम नंबर 13 पे चलते हैं। नंबर 13 है आपका चार्ज कंजुगेशन। चार्ज कंजुगेशन का सिंबल हम सी से नोट कर रहे हैं। चार्ज कंजुगेशन एक ऑपरेटर है, जैसे पैरिटी ऑपरेटर है। तो अगर आप इसको ऑपरेट कराओ किसी पार्टिकल पे या किसी रिएक्शन पे तो हर एक पार्टिकल अपना जो है एंटी पार्टिकल में चेंज जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ईच पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एंटी पार्टिकल। तो अगर आपने चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करा दिया तो हर एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल में चेंज जाएगा। अब चार्ज कंजुगेशन कंजर्वेशन का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग में यस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यस है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग में सभी यस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऑल 15 आर यस एक्सेप्ट आइसोस्पिन। तो यहाँ पे यस यस लिखना है, लेकिन वीक में काफी सारे नो होते हैं, तो वीक में आपको याद करना है। तो यहाँ पे चार्ज कंजुगेशन भी कंजर्व नहीं होता है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव है। अब कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है तो अगर पार्टिकल्स में कोई रिएक्शन है और चार्ज और आपकी रिएक्शन वैलिड है, मतलब कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उसके एंटी पार्टिकल्स की रिएक्शन भी कंजर्व होगी। मतलब चार्ज कंजुगेशन उसके एंटी पार्टिकल्स को भी कंजर्व करेगा और वो इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग से होगा। अगर मान लो a + b = c + d, ये मान लो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो इनका एंटी पार्टिकल
जब चार्ज कंजुगेशन आपने ऑपरेट किया तो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग से ही होगा और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर वो मान लो रिएक्शन वीक से होती तो चार्ज कंजुगेशन फॉलो नहीं होगा, यानी कि उनके एंटी पार्टिकल्स से जो रिएक्शन बनेगी वो फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अब ये होगा नंबर 13। अब हम बात करेंगे नंबर 14, 15, 16। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नंबर 14। नंबर 14 है टाइम रिवर्सल। तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये सब यस होंगे, लेकिन वीक में टाइम रिवर्सल भी, वीक में जो है टाइम रिवर्सल भी यस होगा। तो ये थोड़ा अलग हो गया। तो यानी कि हम जो है अब तक वीक में क्या कहा हमने, वीक में हमने कहा स्ट्रेननेस भी नो, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी नॉट कंजर्व, आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्व, पैरिटी इज नॉट कंजर्व, चार्ज कंजुगेशन इज नॉट कंजर्व, बट टाइम रिवर्सल विल बी यस, कंजर्व होगा। और यहाँ पे जो करेक्टर है ये भी मल्टीप्लिकेटिव है। अब टाइम रिवर्सल होता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल है, तो वो बैकवर्ड में भी पॉसिबल होगी, बैकवर्ड इन टाइम कह सकते हो, यानी कि हम टाइम को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हो कि C प्लस D इज इक्वल टू A प्लस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये हो गया नंबर 14। नंबर 15, एग्जाम में 11th के बाद वाले जो हैं उन पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मतलब ना के बराबर, केवल एक बार गेट में आया है, लेकिन ये टेबल याद करनी जरूरी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इस रिएक्शन में टाइम रिवर्सल कंजर्व है कि नहीं है, तो आप 11 तक कंफर्म कर दो और उसके बाद देख लो। मान लो वो रिएक्शन फॉरबिडन हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कह दोगे जब पॉसिबल ही नहीं है तो टाइम रिवर्सल भी कंजर्व नहीं है। लेकिन बाई चांस पॉसिबल है तो फिर तीनों में यस है, तो आप कह दोगे टाइम रिवर्सल इज कंजर्व। उसके बाद नंबर 15 है चार्ज कंजुगेशन पैरिटी, यानी कि CP, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ऑपरेटर ऑपरेट कराए वो चार्ज कंजुगेशन और पैरिटी एक के बाद एक करा दी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। आपकी मर्जी, आप पहले पैरिटी ऑपरेट करा दो फिर चार्ज कंजुगेशन, या पहले आप चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करा दो फिर पैरिटी। तो इसमें स्ट्रॉन्ग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो यस है ही, लेकिन यहाँ पे फोकस करो कि वीक में भी यस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चार्ज कंजुगेशन सेपरेटली नो हो रहा था। चार्ज कंजुगेशन अगर आप करोगे तो वीक में नो है, पैरिटी करोगे तो नो है, लेकिन दोनों को एक के बाद एक कर दोगे तो यस हो गया, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बल्कि ये जो है टाइम रिवर्सल भी एक्सेप्शन है। वो क्या है, वीक के लिए एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो टाइम रिवर्सल में भी और इसमें भी, वीक के लिए है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं। तो ये होगा एक एक्सेप्शन, और वो क्या है, वो ये है कि बट वायलेटेड इन के नॉट डीके। के नॉट एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसका डीके वीक से होता है, इसका डीके होता है वीक से, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, ये के मैक्सिमम सारे स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो के नॉट की बात हो रही है। तो के नॉट का जो डीके है वो वीक से होता है, इस वाले डीके में या इस वाली वीक इंटरेक्शन में टाइम रिवर्सल और चार्ज कंजुगेशन वायलेट होंगे, यानी कि नो होंगे, बाकी सभी वीक में यस होंगे। तो ये एक्सेप्शन हो गया टाइम रिवर्सल का और चार्ज कंजुगेशन, अदरवाइज ये यस है वीक में। उसके बाद हम लास्ट बात करें वो है चार्ज कंजुगेशन, टाइम रिवर्सल एंड पैरिटी, यानी कि जब तीनों को ऑपरेट कराएं इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो ये जो है तीनों में यस है, मल्टीप्लिकेटिव है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये है कि नॉट डीके में भी यस है, ऑल्सो कंजर्व्ड इन के नॉट डीके। तो CPT का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस पे हम आगे एक बाद में फोकस करेंगे एक दो एग्जांपल से, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसे कुछ ऐसे मान सकते हो आप, तो पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ, तो अगर ये लिख लिया हो तो मुझे बता देना। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको के नॉट डीके में यस कैसे हो गया, इसे मतलब कैसे समझे। तो आप अपनी टेबल में आप देखो ऊपर से नीचे तक, स्ट्रॉन्ग में सभी 16 यस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आइसोस्पिन नो है, नंबर 11 आइसोस्पिन नो है, बाकी 15 यस है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आपको ये टेबल याद हो गई। जहां तक वीक की बात है वहां पे काफी सारे नो है, उनको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं के नॉट डीके की बात को बता दूं थोड़ा सा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं कि CPT आपका यस है, नो एक्सेप्शन।
ठीक है, तो इस पे हम बाद में दोबारा फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं के नॉट डी की बात करूँ तो इसका मतलब ये है, ऐसे मानिए कि लेट फॉर यस वी विल राइट +1, फॉर नो वी विल राइट, एक मिनट, राइट की स्पेलिंग गलत हो गई, राइट ये वाला नहीं है, राइट का मतलब हमें हम करना चाह रहे हैं WRIT -1। तो ऐसे मानो कि मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यस का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो यस का मतलब हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से यस का मतलब +1 है और नो का मतलब -1 है, ठीक है। तो अगर हम वीक की बात करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो यस है, सभी स्ट्रॉन्ग में तो सभी यस है, हम वीक की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने वीक में सिर्फ चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कराया तो आपका नो आ गया, नो का मतलब -1 आ गया। अगर आपने केवल पैरिटी ऑपरेट करा दिया तो आपका नो आ गया, इसका मतलब -1 आ गया। अगर आपने टी ऑपरेट करा दिया तो इसका मतलब नो आ गया, तो आपका -1 आ गया। फिर हमने क्या कहा कि भाई अगर आप सी और सीपी को ऑपरेट करा दो और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो -1 इंटू -1 विल बिकम +1, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई सीपी आपका कंजर्व हो जाता है अगर आप दोनों को ऑपरेट करा दो। अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं के नॉट डी के। हमने जब के नॉट डी के की बात करी तो के नॉट डी के में हमने कहा कि ये एक्सेप्शन है, के नॉट डी के में सीपी जो है वायलेट होता है, तो सीपी जो है के नॉट डी के में नो हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई अगर आप सीपी करते हो के नॉट डी के में तो नो हो जाता है, तो उसका हो गया -1। फिर हमने कहा कि अगर आप टी करते हो के नॉट डी के में तो वो भी एक्सेप्शन है, उसमें भी नो हो जाता है, तो ये हो गया -1। लेकिन फिर हमने कहा कि के नॉट डी के में अगर आप सीपीटी करते हो के नॉट डी के में तो फिर वो -1 इंटू -1 +1 हो जाता है, यानी कि के नॉट डी के में भी +1 हो गया, के नॉट डी के में भी कंजर्व हो गया। कहने का मतलब ये है सीपीटी में कोई एक्सेप्शन नहीं रहा, ठीक है। ऐसा ही हम और प्रॉपर्टीज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभी मैं फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ। सीपीटी को बाद में, इनको बाद में दोबारा करेंगे। अभी फिलहाल हमने कंजर्वेशन लॉस की टेबल पूरी कर ली है, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस पे आने से पहले थोड़े से पॉइंट्स लिखवाने हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आगे चले। हाँ यस, नहीं एक मिनट, नहीं आप सही कह रहे हो, ये यहाँ गलती से लिखा गया है। वीक में अगर टी होगा तो यस होगा, वीक में ये आप सही करो इसे, ये यस था, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ पे होगा +1, तो वीक में टी इज +1 बट के नॉट डी के इज -1, तो वीक में आप +1 करो इसे, ये यस, ये तो टाइम रिवर्सल इज यस फॉर वीक। लेकिन सीपी एक साथ भी यस हो गया, और सीपीटी अगर करते तो जो है वो यस हो ही गया, क्योंकि सीपी अगर यस है तो फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, लेकिन के नॉट डी के में भी प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली आप उसमें करेक्शन कर लो कि टाइम रिवर्सल में प्लस हो गया, तो वो टेबल में आपका सही लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट लिख के डाल लो, इसको आपको रिवाइज करना है बार बार, इसको भी रिवाइज करना है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डालो, रेस्पॉन्स ऑफ पार्टिकल्स टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन। और यहाँ पे आप इसे ये भी कह सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर। कहने का मतलब यह है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा इंटरेक्शन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंटरेक्शन, या दिस रिएक्शन इज प्रोसीड्स वाया व्हिच इंटरेक्शन, तो ये बात ठीक है कि आप कंफर्म तो कंजर्वेशन लॉ से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूँ जहाँ पे बिना कंजर्वेशन लॉ करे भी आप कह सकते हो कि ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग से लग रहा है, या स्ट्रॉन्ग से होना चाहिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होना चाहिए, या वीक से होना चाहिए, और फिर कंफर्मेशन आप कंजर्वेशन लॉ से कर लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इफ रिएक्शन, और इन पॉइंट्स को साथ साथ याद करने की कोशिश करना। इफ रिएक्शन कंटेन्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक, म्योनिक, टॉनिक, किसी भी तरह का, अगर किसी रिएक्शन में न्यूट्रिनो है या एंटी न्यूट्रिनो है तो वो रिएक्शन 100% वीक इंटरेक्शन होगा, 100% वीक होगा, प्रोवाइडेड दैट रिएक्शन इज नॉट फॉरबिडन, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज नॉट फॉरबिडन। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉ नहीं हुए,
मान लो उस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जब वो पॉसिबल नहीं है तो वीक से थोड़ी हो जाएगा वो, उस केस में कहेंगे फॉरबिडन। तो इसका मतलब फर्स्ट एट तो होने ही चाहिए, फर्स्ट एट शुड बी कंजर्व। तो आपको ये चेक करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि न्यूट्रिनो है तो आप उसको न्यूट्रिनो देखते ही वीक लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट एड देखना है, अगर फर्स्ट एड वाले कंजर्व है आपको लगता है कि रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, और डेल्टा एस भी 1 होना चाहिए। अगर डेल्टा एस 1 नहीं है तो भी रिएक्शन फॉरबिडन है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कंफर्म हो गए कि वो वीक होने चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट है कि इफ रिएक्शन कंटेन्स फोटोन, अगर रिएक्शन में फोटोन है जिसका सिंबल गामा है, तो ये 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। हम फिर से वही बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज नॉट फॉरबिडन। ठीक है, तो अगर रिएक्शन में फोटोन होगा तो वो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, उसे लिखना है आपको। किसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं? अगर रिएक्शन में फोटोन है। अब कंजर्वेशन लॉस करोगे तो कैसे करोगे? तो अगर किसी इंटरेक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में फोटोन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने कह दिया 100%। तो इसका मतलब ये तो कंक्लूड हो गया कि आइसोस्पिन उसमें कंजर्व नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि इफ रिएक्शन कंटेन्स फोटोन, तो उसमें आइसोस्पिन विल नॉट बी कंजर्व्ड। या ये तो कंफर्म हो चुका। तो अगर ऐसा है तो एग्जाम में गलती, मतलब गलती से आपकी गलती ना हो जाए, उस गलती से बचने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इफ ए रिएक्शन कंटेन्स फोटोन कंजर्व अप टू I3, डू नॉट कंजर्व I को कंजर्व नहीं करना है, I3 तक करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पास एक थियोरेटिकल मेथड है, और थियोरेटिकल मेथड्स आर नॉट फुल प्रूफ। थियोरेटिकल मेथड कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल से मैच कर जाए। तो जो थियोरेटिकल मेथड्स हैं उनमें भी ड्रॉबैक है। थियोरेटिकल मेथड हमेशा नहीं लग पाते हैं, नहीं अप्लाई हो पाते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में फोटोन है तो गलती से क्या होगा, गलती से आप आइसोस्पिन कंजर्व करोगे और गलती से आइसोस्पिन वहां पे कंजर्व होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास थियोरेटिकल मेथड फुल प्रूफ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर फोटोन वाली रिएक्शन में I3 तक करोगे और I3 कंजर्व हो जाएगा, और मैं आपसे कह चुका हूं कि I3 अगर कंजर्व हो गया तो I पे बढ़ जाओ आगे, पर फोटोन वाली रिएक्शन में I पे नहीं बढ़ना है। डू नॉट कंजर्व I, वहीं रुक जाओ। I पे नहीं बढ़ना। बिना I को कंजर्व करे कह दो I इज नॉट कंजर्व, बिना I को कंजर्व करे आपको कहना है I इज नॉट कंजर्व। तो गलती से आप I पे जाओगे तो I गलती से कंजर्व हो सकता है, क्योंकि आपके पास थियोरेटिकल मेथड ऐसा है कि जो गलती से कंजर्व कर देता है फोटोन वाली रिएक्शन में। तो उससे उस गलती से बचने के लिए क्या करें, आप I को कंजर्व मत करो, बिना करे कह दो I इज नॉट कंजर्व, कंजर्व अप टू I3। और अगर आपका I3 कंजर्व हो गया, और यहाँ पे क्या करोगे, इफ I3 इज कंजर्व, कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आगे बढ़ना नहीं है। डू नॉट प्रोसीड टू I। और अगर I3 कंजर्व नहीं हुआ, इफ I3 इज नॉट कंजर्व, कंक्लूड कर दो वीक। ये करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ये हो ही नहीं सकता अगर फोटोन है तो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एड करने हैं, फर्स्ट एड के बाद देखना है रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। फर्स्ट एड कर लिया, फिर स्टेनलेस देखना है, फिर थर्ड कंपोनेंट देखना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे चले। तो ये हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। मैंने यहाँ पे लिखा है डू नॉट प्रोसीड टू I, इसके लिए लिखा है अगर फोटोन है रिएक्शन में, बाकी रिएक्शन के लिए नहीं लिखा है। बाकी में तो आपको आगे बढ़ना ही है। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट की। ठीक है, तो नंबर थर्ड पॉइंट है, इफ ए रिएक्शन कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उनके एंटी पार्टिकल्स, एंड पायॉन्स। फोटोन के केस में रिएक्शन वीक नहीं होगी, नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, कहीं पे अगर आपने ये लिखा हुआ देखा, फोटोन प्लस फोटोन इज इक्वल टू न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, तो ये रिएक्शन 1 स्टेप में नहीं हो रही होगी, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही होगी। ये 1 स्टेप में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां से आप कह रहे हो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहां से कह रहे हो 100% वीक। तो फिर हम क्या माने? इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही होगी। पहले आपका पेयर प्रोडक्शन बन रहा होगा, और फिर पेयर प्रोडक्शन से आपका हो सकता है कि ये बन जाए। तो फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो रहा होगा और सेकंड स्टेप में वीक हो रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इससे कंक्लूजन ये भी हो गया कि किसी भी रिएक्शन में किसी एक स्टेप की बात करें तो किसी भी रिएक्शन में फोटोन और न्यूट्रिनो एक साथ नहीं हो सकते। किसी भी रिएक्शन में फोटोन और न्यूट्रिनो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर फोटोन है तो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर वीक है तो 100%, मतलब अगर न्यूट्रिनो है तो 100% वीक। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था कि ये रिएक्शन 1 स्टेप में नहीं हो रही होगी, कहीं लिखी हुई है तो, है ना।
तो फोटोन में 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स है और पायोन्स है, पायोन्स का मतलब पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट ये है, देन रिएक्शन इज 99% स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैं 100 भी कह सकता हूँ, आप इसे 100 भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्शन आज तक मिला नहीं, ठीक है, इसीलिए आप 100 भी कह सकते हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप कंफर्म जरूर करोगे उससे, कंजर्वेशन लॉस से, ठीक है, कंफर्म करोगे, लेकिन आप जो है इस कंजर्वेशन लॉस लगाने से पहले ही आपको पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग आपको लग रही है। लेकिन यहाँ फिर से मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेट मत भूलना, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज पॉसिबल। ऐसा ना हो कि उसमें बैरो नंबर कंजर्व ना हो, ऐसा ना हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व ना हो या चार्ज कंजर्व ना हो, तो रिएक्शन इज पॉसिबल। रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए, फॉरबिडन नहीं होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स। प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स हम पहले कह चुके हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है टेंडेंसी, मैं यहाँ पे 100% नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो मैंने कहा टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। नंबर फिफ्थ है डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, टेंडेंसी ऑफ वीक इंटरेक्शन। तो 100% इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज इट हैज आल्सो सम एक्सेप्शंस। तो एक एक्सेप्शन मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, एक एक्सेप्शन है सिग्मा नॉट का, जिसका डीके ये होता है, इस रिएक्शन को आपको आगे से याद रखना है। इसमें फोटोन है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नंबर सिक्स पॉइंट है डीके ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सभी नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे अगर न्यूट्रॉन डीके होता है तो न्यूट्रॉन जब डीके होता है तो न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है, पर उसका डीके वीक से होता है, तो एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इसीलिए हमने 100% नहीं लिखा। उसके बाद नंबर 7, इफ रिएक्शन कंटेन्स ओनली मेसॉन्स, अगर सभी मेसॉन है, सारे मेसॉन है, यानी पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन, उनके अलावा भी होते हैं, वो रेजोनेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका टेंडेंसी होती है वीक से, टेंडेंसी ऑफ वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप ये लिख लिया तो अगला पॉइंट चले, अगले पॉइंट पे आए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर 8 पे थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ ए रिएक्शन कंटेन्स ऑल leptons on one side of the reaction, ठीक है, वन साइड ऑफ द रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक साइड में और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, या मान लो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है, देन इट कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट उनका होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है, इट कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तो क्या करें, मतलब गलती ना हो एग्जाम में, उसके लिए क्या करें। तो जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तो उसमें आई कंजर्व नहीं हो सकता। तो जैसे हमने फोटोन के लिए कहा कि फोटोन वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगी, और हमने फोटोन वाली के लिए कहा कि आई को कंजर्व मत करो, आई 3 तक करो, यहां भी हम ये कह रहे हैं कंजर्व अप टू I3, डू नॉट कंजर्व आई। इन सच रिएक्शन कंजर्व अप टू I3 एंड डू नॉट कंजर्व आई। क्योंकि अगर आपने गलती से आई कंजर्व कर दिया और आपका आई कंजर्व हो गया, क्योंकि हमने कहा कि थियोरेटिकल मेथड्स फुल प्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है, और थियोरेटिकल मेथड्स हमेशा एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं कर पाते हैं। तो उससे गलती से बचने के लिए हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन में जहां पे सभी इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के एक तरफ हो, वहां पे आप I3 तक कंजर्व करो, आई को मत करो। I3 तक कंजर्व करने का मतलब ये है कि अगर I3 कंजर्व हो गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, I3 कंजर्व नहीं हुआ तो वो वीक, डू नॉट प्रोसीड टू आई, ये हमने कहा, ठीक है। उसके बाद
ऐसी रिएक्शन की एक एग्जांपल है म्यू माइनस प्लस म्यू प्लस के माइनस प्लस के प्लस। यहाँ पे रिएक्शन में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स में ऑल लेप्टॉन्स है, सभी लेप्टॉन्स है। तो ऐसी रिएक्शन में ये जो आकांक्षा है वो अपनी वीडियो प्लीज ऑफ कर दे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो पॉपअप हो रहा हो और औरों को डिस्टर्ब हो रहा हो। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑफ करते, ठीक है जी। तो यहाँ पे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, तो अगर आपसे कहा है तो आप आपसे वीडियो ऑफ कर दे, क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे तो खैर नहीं हो रहा, वो लोग कह रहे हैं इसलिए मैंने आपसे कह दिया। अब हम आगे चलते हैं कि ये एग्जाम्पल हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आप आई थ्री को कंजर्व करोगे, नहीं मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी खुद पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो ऑन हो गई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चल रहे हैं। तो आई थ्री हो गया जीरो प्लस जीरो। अगर आप देखो, अगर आप शुरू से करोगे कंजर्वेशन लॉ तो वो तो सब हो जाएंगे। अब अगर आप कंजर्वेशन लॉ कर रहे हो और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रोमैटिक है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो यहाँ पे जब आई थ्री कंजर्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का आई थ्री जीरो होता है। उसके बाद आई थ्री के प्लस के माइनस के नॉट बारह कितना होता है। तो इनके लिए मैंने कहा कि ये दोनों और ये दोनों डबलेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस होती है प्लस वन, इनकी स्ट्रेंज होती है माइनस वन। तो अगर यहाँ पे हम बात करें यह के प्लस के माइनस, के प्लस के माइनस, तो हम यहाँ बात करें के प्लस और के नॉट डबलेट बनाते हैं, और के माइनस और के नॉट बार डबलेट बनाते हैं। तो अगर इनका आई देखोगे डबलेट के लिए तो वो तो है हाफ, ये डबलेट है। डबलेट के लिए हमने कहा 2i प्लस वन इक्वल टू 2, आई इक्वल टू हाफ। थर्ड कंपोनेंट माइनस आई टू प्लस आई अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो के प्लस के लिए आप दे दो प्लस हाफ, तो उसके साथ वाले के लिए माइनस हाफ। के माइनस के दो तो माइनस हाफ, उसके साथ वाले के लिए प्लस हाफ। तो यहाँ पे जब आप देखोगे के माइनस का माइनस हाफ अकॉर्डिंग टू चार्ज, के प्लस का प्लस हाफ, तो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट कंजर्व हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि थर्ड कंपोनेंट कंजर्व हो गया, तो अब आई की तरफ मत बढ़ो। आई नहीं करना है। आई क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे सभी लेप्टॉन्स हैं रिएक्शन के एक तरफ रिएक्टेंट्स में। अब आप अगर गलती से आई करोगे तो आप कहोगे ये जीरो है, इनका आई हाफ है, और इनका वेक्टर एडिशन हो जाता है जीरो और वन, इनका वेक्टर एडिशन होता है जीरो। तो यहाँ पे एक कॉमन हो गया, यहाँ पे एक कॉमन हो गया, और मैंने कहा था एटलीस्ट वन शुड बी कॉमन। और आप इसे गलती से स्ट्रॉन्ग कह दोगे क्योंकि आपका आई कंजर हो गया। लेकिन मैंने कहा है गलती से बचने के लिए ऐसी रिएक्शन में आई को कंजर मत करो, डू नॉट कंजर्व आई। बिना आई को करे कह दो आई विल नॉट बी कंजर्व्ड, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ है वहां पे आई को मत करो, जिस रिएक्शन में फोटोन है वहां पे आई को मत करो। आई थ्री तक रुक जाओ। अगर आई थ्री हो गया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई थ्री नहीं हुआ है तो वीक, और अगर उससे पहले स्ट्रेंजनेस अगर नहीं हुआ है तो भी फिर आई थ्री जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, या अब मैं एक थोड़ा सा रिएक्शंस और लिखवा दूं, और वो है क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं अब आपको कुछ रिएक्शंस स्ट्रेंज पार्टिकल्स की लिखवा दूं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स, ठीक है, कि उनका प्रोडक्शन वाली रिएक्शन और उनकी डीके वाली रिएक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो स्ट्रेंजनेस। This concept was introduced by Gell-Mann and Nishijima in 1953। ये हम पहले कह चुके हैं कि हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। इनके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन हमने जितने पढ़े हैं मैं उतने की बात कर रहा हूँ कि हाइपरॉन्स और के मेसॉन्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। पर इनके अलावा भी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे जो लगातार डिस्कवर हो रहे हैं, और हमने वो यहाँ पे अभी कवर नहीं किए हैं, और सभी पार्टिकल्स हमें करने भी नहीं। कुछ रेजोनेंस पार्टिकल्स और करने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे अब हमें करना है कि देयर प्रोडक्शन proceeds by a strong interaction। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक टाइम कितना होगा? कैरेक्टरिस्टिक टाइम का मतलब कितने टाइम में रिएक्शन होगी, तो उसका ऑर्डर होगा, आप कह सकते हो लेस देन 10⁻⁻22 सेकंड्स। हमने कहा था स्ट्रॉन्ग वाली रिएक्शन फास्ट होती है, तो लेस देन 10⁻⁻22 सेकंड्स। एंड their decay proceeds via weak interaction। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है
वो है, मतलब वो जो है वीक वाले रेंज में आएगा। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन 10⁻⁻14 एंड लेस देन 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। तो हमने जब याद किया था तो हमने कहा था के मेसॉन और हाइपरॉन्स का जो टाइम है वो 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, उस -10 -8, तो वो हमने जो है याद किया था। अब यहाँ पे एक चीज और है, हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एसोसिएशन विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। आपने ये क्या लिखा, प्लस प्लस, hyperons and k-mesons are produced in association with each other. This phenomena is called associated production. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिखेंगे। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी है, रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। आपको वो जो टेबल है वो याद करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, वो मैंने याद कराने की आपको कोशिश करी है। और जब हम बार बार कोशिश करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल है इनकी, प्रोटोन प्लस प्रोटोन इज इक्वल टू प्रोटोन प्लस लैम्डा नॉट प्लस के प्लस। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके यहाँ पे हाइपरॉन और के मेसॉन एक साथ बने हैं, इसी को कहते हैं एसोसिएटेड प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन तब होता है जब आपके लेफ्ट साइड में कोई भी आपका, जब आपके रिएक्टेंट्स में कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल ना हो। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स में ये लिख लो कि यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होंगे ये। कंजर्वेशन लॉस से अभी हम देख लेंगे, इन्हें किसी एक रिएक्शन में देख लेंगे। तो दिस वुड बी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेनलेस कंजर्व करोगे तो दोनों तरफ जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, इसका -1 है, इसका +1 है। जो आपके हाइपरॉन्स हैं, अगर आपके हाइपरॉन्स बनते हैं तो हाइपरॉन्स की स्ट्रेंजनेस सभी की नेगेटिव होती है। हम हाइपरॉन्स की बात करें, इनके एंटी पार्टिकल्स की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो क्योंकि हाइपरॉन्स की सभी की नेगेटिव होती है, तो केवल हाइपरॉन्स नहीं बन सकते। अगर लेफ्ट साइड में एक भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो राइट साइड में केवल हाइपरॉन्स नहीं बनेंगे, उनके साथ ऐसे के मेसॉन बन जाएंगे जिनका स्ट्रेननेस प्लस हो जाएगी ताकि स्ट्रेननेस कंजर्व हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके ये वाले हाइपरॉन्स राइट साइड में बनते हैं और लेफ्ट साइड में एक भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो राइट साइड में के मेसॉन बनेगा साथ में ताकि स्ट्रेननेस कंजर्व हो जाए। और इसी को हम कहते हैं एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ हाइपरॉन्स एंड के मेसॉन्स। अब इनके एग्जांपल्स हम और लिख लेते हैं। और एग्जांपल्स हैं प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस सिग्मा नॉट प्लस के प्लस। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस के प्लस प्लस एक्स, अब पूछ ले व्हाट इज द अननोन पार्टिकल एक्स, और ये कह दे कि दिस रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, तो व्हाट इज द अननोन पार्टिकल एक्स। तो वहां पे आप कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करके बता सकते हो कि ये रिएक्शन, कि ये एक्स पार्टिकल कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो ये एक्स पार्टिकल सिग्मा नॉट भी हो सकता है, ये एक्स पार्टिकल लैम्डा नॉट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अभी हम बाद में करेंगे, जस्ट इससे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी मैं और रिएक्शंस लिख दूं आपके लिए। तो इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन दे दिया, आपको अननोन पार्टिकल एक्स बताना। ये एक काम कर लो, यही कर लेते हैं। ठीक है, यही पूरा कर लेते हैं और फिर और रिएक्शन बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसे, हम ये देखेंगे कि जो एक्स पार्टिकल है उसका चार्ज क्या हो सकता है, +1। अब चार्ज आप लिखो यहाँ पे +1 +1, तो अननोन पार्टिकल जो है उसका चार्ज मान लो हमने क्यू मान लिया, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्योंकि चार्ज ऑलरेडी कंजर्व हो चुका है तो अननोन पार्टिकल एक्स का चार्ज 0 आपको नजर आ रहा है, यानी कि दिस पार्टिकल शुड बी चार्जलेस। आपको ये पता चल गया। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप लेप्टॉन नंबर कंजर्व करोगे, कोई भी पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस पार्टिकल कैन नॉट बी लेप्टॉन, ये पार्टिकल लेप्टॉन नहीं हो सकता। अगर आप बैरियन नंबर कंजर्व करोगे तो बैरियन नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोटॉन्स बैरियन है, के जो है वो मेसॉन है, बैरियन नहीं है। बैरियन फर्मियन पार्टिकल होते हैं, मेसॉन्स बोसॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बैरियन नंबर है वो आपको दिख रहा है कि बैरियन नंबर शुड बी इक्वल टू, बताओ कितना होगा बैरियन नंबर,
अननोन पार्टिकल एक्स का बैरियर नंबर कितना होगा, +1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, तो ये हो गया +1। तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये पार्टिकल जो अननोन है ये बैरियर होना चाहिए। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन्होंने दे रखा है तो हम यहाँ पे स्ट्रेंजनेस भी कंसिडर कर लें, और ये देखें कि ये जो पार्टिकल अननोन है ये स्ट्रेंज पार्टिकल है कि नहीं, तो प्रोटॉन स्ट्रेंज होते नहीं है, के मेसॉन जो है स्ट्रेंज पार्टिकल होता है, इसका स्ट्रेंजनेस +1 होती है। तो अब अगर स्ट्रेंजनेस हम अननोन पार्टिकल की देखें तो उसकी स्ट्रेंजनेस कितनी हो गई, -1, क्योंकि रिएक्टेंट्स की 0 है तो हो गई -1। इसका मतलब ये पार्टिकल बैरियन है, और बैरियन में भी जिनकी स्ट्रेंजनेस -1 हो ये वो है, और उनमें भी जिसका चार्ज 0 है ये वो है। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस -1 है, जिसका चार्ज 0 है, तो चार्ज 0 लैम्डा नॉट और सिग्मा नॉट का है, बैरियर नंबर इन दोनों का प्लस है और स्ट्रेंजनेस इन दोनों की -1 है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि पार्टिकल जो एक्स है वो लैम्डा नॉट भी है, हो सकता है, और सिग्मा नॉट भी हो सकता है। यानी कि ये रिएक्शन दोनों तरह से प्रोसीड कर सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। मे बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा नॉट इज लेट्स से 60% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिग्मा नॉट इज लेट्स से 40%, ठीक है। तो ये दोनों से पॉसिबल है। तो इस तरह से आप एग्जाम में कोई अननोन पार्टिकल कर सकते हो कंजर्वेशन लॉस को फॉलो करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे चले। अब हम कुछ रिएक्शंस और लिख लेते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स की। तो प्रोडक्शन की और रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। नहीं नहीं, इसमें क्या है कि आइसोस्पिन को करोगे तो भी यही आएगा आंसर, आइसोस्पिन करोगे तो भी यही आएगा। देखो आपने क्वेश्चन पूछा तो हम वो भी कर लेते हैं। जब आप थर्ड कंपोनेंट करोगे, अब मैं थर्ड कंपोनेंट पे आ रहा हूँ। थर्ड कंपोनेंट हो गया इसका +½ +½ +½ इसका भी +½ डबलेट है, ये सब डबलेट है, +½ हो गए। और इसका थर्ड कंपोनेंट हमें निकालना है, तो थर्ड कंपोनेंट अननोन पार्टिकल का आ गया आपका 0। तो ये 0 थर्ड कंपोनेंट दोनों के लिए होता है, थर्ड कंपोनेंट से भी हो गया। अब हम बात करेंगे आइसोस्पिन, ठीक है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर आइसोस्पिन से करें तो क्या तब भी दोनों कंफर्म हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, उस पर अब हम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। अब मैं बारी बारी से इन पार्टिकल्स को सिग्मा नॉट को और लैम्डा नॉट को रख के दिखाता हूँ कि आइसोस्पिन कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ जहां पे मैंने एक्स को लिख दिया लैम्डा नॉट, और मैं दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ जहां पे मैंने एक्स को लिख दिया सिग्मा नॉट। अब देखो आइसोस्पिन कैसे कंजर्व करते हैं। पहले अब देखो मैं अब यहाँ पे अगर हमने कर ही दिया है तो अब मैं एक चीज आपको और बता दूं। पहले तो आइसोस्पिन कंजर्व कर ले और फिर देखिए ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और फिर उसके बाद एक चीज और बता दी, ये जो यहाँ पे ये एक्स पार्टिकल है ये क्रॉस नहीं है, कभी आप सोचो कि यहाँ पे क्रॉस है, इट इज एक्स पार्टिकल, मतलब ये गलत नहीं है, ये एक्स पार्टिकल की जगह हमने ये लिख दिया है। तो यहाँ पे आइसोस्पिन करें तो ये डबलेट है। आइसोस्पिन को कैसे याद करेंगे, ये डबलेट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन डबलेट है, तो दोनों का आइसोस्पिन हाफ, और आइसोस्पिन का वेक्टर एडिशन करते हैं, ये भी हाफ ये भी हाफ, ये सिंगलेट है, इट इज सिंगलेट। सिंगलेट के लिए 2i + 1 = 1, i = 0। अगर इन तीनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो ये आएगा 0 1, ठीक है। और इन तीनों से आएगा 0 और 1, ठीक है। तो दोनों कॉमन हो गए, दोनों कॉमन हो गए, एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन। तो इसका मतलब आई इज कंजर्व, आई कंजर्व हो गया। आपने जो है कंक्लूड कर दिया ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ हाफ, ये आ गया 0 1, यहाँ पे हो गया हाफ, यहाँ पे हो गया हाफ, और यहाँ पे हो गया 1, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट के लिए 2i + 1 = 3, i = 1। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों से 0 1, उसके बाद 0 के साथ 1 करोगे तो 1, 1 के साथ 1 करोगे तो 0 1 2, अल्टीमेटली इन चारों से इनसे आ गया 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे अब भी 0 और 1 कॉमन है, एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन, तो i इज कंजर्व, और साथ में कंक्लूजन हो गया ये स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये दोनों पार्टिकल कंक्लूजन ये करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग से गवर्नड है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप आइसोस्पिन से इन दोनों को ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि दोनों पॉसिबल है। अब हम रिएक्शंस लिख लेते हैं, मतलब कुछ और एग्जांपल स्ट्रेंजनेस में, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस भी कराने हैं तो वो रह जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं,
चलो पहला एग्जांपल पूरी कर लेते हैं, एग्जांपल बार बार रह जाती है। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं किसकी, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो सबसे पहली हमने एग्जांपल लिखी थी प्रोटोन प्लस प्रोटोन, प्रोटोन प्लस लैम्डा नॉट प्लस के प्लस, प्रोटोन प्लस प्रोटोन, प्रोटोन प्लस सिग्मा नॉट प्लस के प्लस, इनको तुम कर चुके। उसके बाद है प्रोटोन प्लस प्रोटोन, प्रोटोन प्लस सिग्मा प्लस प्लस के नॉट। इसके बाद है पाई माइनस प्लस प्रोटोन, आपने लिखते रहो सिग्मा लैम्डा नॉट प्लस के नॉट। सभी में आपको दिख रहा है एसोसिएटेड प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रोन्स का और के मेसॉन्स का। उसके बाद पाई माइनस प्लस प्रोटोन, सिग्मा माइनस प्लस के प्लस। उसके बाद है पाई माइनस प्लस प्रोटोन, सिग्मा नॉट प्लस के नॉट। इसके बाद है पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन, के प्लस प्लस सिग्मा नॉट। इसके बाद है पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन, के प्लस प्लस लैम्डा नॉट। इसके बाद अभी तक जो हमने प्रोडक्शन किया है उसमें लैम्डा और सिग्मा वाले हाइड्रोन्स हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ काई हाइड्रोन्स। तो इनकी रिएक्शन अगर हम लिखें, जो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी है इनके अलावा भी हो सकती है, ये कुछ एग्जाम्पल लिखी है, इसके इनसे अलग भी कोई रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा के माइनस प्लस एन, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसी है जहां पे लेफ्ट साइड में भी के मेसॉन है, स्ट्रेंज पार्टिकल है, और राइट साइड में आपका एसोसिएटेड प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो गया दूसरी एग्जांपल के माइनस प्लस प्रोटॉन, ये हो गया आपका नॉट प्लस के नॉट, ठीक है। इन हाइड्रोन्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड कैस्केड हाइड्रोन्स। because they do not directly decay into a nucleon and a pion, but decay via intermediate lambda naught हाइड्रोन स्टेट। तो इनको हम कैस्केड हाइड्रोन्स कहते हैं क्योंकि बाकी जो आपके हाइड्रोन्स हैं उनका डीके डायरेक्टली न्यूक्लियन और पायन में हो जाता है। इनका जो है लैम्डा नॉट में होगा, लैम्डा नॉट फिर पायन और न्यूक्लियन में डीके हो जाते हैं। तो डीके के एग्जांपल अगर हम लिखें इन वाले की, तो यहां पे हम लिख रहे हैं इसका डीके हो गया लैम्डा नॉट प्लस पाई माइनस, इसका डीके हो गया लैम्डा नॉट प्लस पाई नॉट, और फिर ये जो आपके लैम्डा नॉट है ये जो बने हैं ये डीके होंगे प्रोटॉन प्लस पाई माइनस में या प्रोटॉन प्लस पाई नॉट। ये जो है हमने लिखी है ये वीक इंटरेक्शन, ये वीक है क्योंकि डीके हो रहा है तो वीक है, वीक इंटरेक्शन है बिकॉज ये डीके है, डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल। लेकिन बाकी जो ऊपर लिखे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वीक वाले इंटरेक्शन है उसमें जो डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस है वो 1 हो रहा होगा। अगर आप किसी एक रिएक्शन में देखो, मान लो यहाँ पे देख लो एस, तो ये हो जाएगा -2, ये है -1, ये 0 है। इसका मतलब डेल्टा एस का मॉड शुड बी इक्वल टू +1 फॉर वीक इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं, ये न्यूट्रल नहीं होता, ये आपका माइनस और नॉट में होता है न्यूट्रल। क्या कह रहे हो आप, न्यूट्रल? एक मिनट। अब आपने पूछा वीक कैसे है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम इसमें से एक रिएक्शन ले लेते हैं और कंजर्वेशन लॉ से गवर्न कराते हैं कि वीक कैसे है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान लो मैंने इसमें से एक एग्जाम्पल, हाँ बाकी ऊपर वाले सब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ से आप लाके देख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी में कंजर्वेशन लॉ लगाओ, अप्लाई करो और उसमें देखो कि आई तक कंजर्व है तो वो स्ट्रॉन्ग है। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपका वीक वाला लेता हूँ, लेट से ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अब इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन बताना आपको, टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैसे बताओगे? तो मैंने कहा था पॉइंट्स टू रिमेंबर, उससे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इट इज डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, तो आपको यहाँ पे ये वीक लग रहा है। अब कंफर्म करने के लिए हम कंजर्वेशन लॉस करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको फर्स्ट एड करना कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट।
तो सबसे पहले आप करोगे चार्ज -1 0 -1, चार्जेस कंजर्व। उसके बाद मान लो फर्स्ट स्टेट में आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, आपने किया बैरियन नंबर, तो हाइपरॉन में बैरियन है, ये भी हाइपरॉन बैरियन है, और ये मेसॉन है, बैरियन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करोगे। अब बात हुई करते हैं मास की, मास एनर्जी की। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर कोई डीके वाली रिएक्शन है तो डीके में आप मास देखोगे और ये देखोगे कि मास ऑफ डीकेइंग पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो रहा है। अब मैंने आपको मास याद कराए थे, मैंने आपसे कहा था प्रोटॉन 938.3, न्यूट्रॉन 939.6, तो ये तो एक्जेक्टली याद हो गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये 1115 होता है, इसे 1100 याद कर लो। फिर मैंने कहा कि तीनों सिग्मा जो है आपके, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, अप्रोक्सीमेटली 1200 याद कर लो। ये 1100 है, 1200, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1200 याद कर लो। फिर मैंने कहा कि जो दोनों काई है अप्रोक्सीमेटली 1300 याद कर लो। फिर मैंने कहा ओमेगा माइनस है, 1672 होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 1670 1650 याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अप्रोक्सीमेटली इसलिए कि यहाँ पे इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हो गया 1300 विच इज ग्रेटर देन, ये हो गया आपका 1100। अब पायोन्स को मैं आपको याद करा दूं, पाई प्लस पाई नॉट 140, पाई नॉट 135, और जो के मेसॉन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 500। ठीक है, और ईटा है 549 या आप कह सकते हो 550। ठीक, तो ये हो गया आपका 140, तो आपका मास एनर्जी कंजर्व है। फिर मैंने कहा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मैंने कहा कि अगर डीके की रिएक्शन है तो इसमें आप देखोगे एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स, एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स, तो वो आपके यहाँ पे है। उसके बाद मैंने कहा आपसे एंगुलर मोमेंटम, मैंने एंगुलर मोमेंटम के लिए आपसे कहा कि दोनों तरफ स्पिन्स को देखो, स्पिन दोनों तरफ जो रिजल्टेंट है वेक्टर एडिशन करोगे तो हाफ इंटीजर या इंटीजर होनी चाहिए, और उसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे स्पिन इसकी हाफ होती है, इसकी हाफ होती है, और इसकी 0 होती है, तो इसका भी हाफ आ गया, दोनों तरफ हाफ इंटीजर हो गया। या आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन्स देख लो, दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन्स देख लो, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन्स इवन या ऑड होने चाहिए। यहाँ पे 1 फर्मियोन है, यहाँ पे भी 1 फर्मियोन है, तो अगर दोनों तरफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियोन्स हो गए, तो अगर दोनों तरफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियोन्स है तो उनका रिजल्टेंट भी हाफ और इंटीजर आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अगर आपका फर्स्ट 8 हो गए हैं तो इसका मतलब आपको लग रहा है रिएक्शन पॉसिबल है। उसके बाद आप जो है स्ट्रेंजनेस पे आ जाओ नंबर 9 पे, उसी ऑर्डर में। स्ट्रेंजनेस आपको मैंने अभी याद कराई थी, इनकी -2 होती है, इसकी -1, इसकी 0। आपकी जो स्ट्रेंजनेस है उसका डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो उसका मॉड माइनस, उसका मॉड जो है 1 हो गया। स्ट्रेंजनेस का डिफरेंस +-1 होना चाहिए अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हुई, नॉट कंजर्व। अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हुई और 1 आ गया आपका, तो इसका मतलब कंक्लूड कर दो ये वीक है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। तो अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ना है, आपको कंक्लूड कर देना है कि वो वीक है। हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है या कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ एग्जांपल, अभी अभी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा नहीं कहा है। आपका क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेंज पार्टिकल डीके हो रहा है तो वो ऑलवेज वीक है, तो मैंने कहा टेंडेंसी ऑफ वीक है, बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो 100% वीक नहीं कहोगे आप, टेंडेंसी ऑफ वीक कहोगे, तो आपको वीक लग रहा होगा और उसके लिए फिर आप कंफर्म कर दोगे। अब आप यहाँ पे देखो कोलिजन ऑफ स्ट्रेंज एंड नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स। अगर ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे स्ट्रेन नॉन स्ट्रेन, तो आप यहाँ पे देखो K- प्लस प्रोटॉन, सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस, तो ऐसे में एसोसिएट प्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी स्ट्रेंज पार्टिकल है। ठीक है, तो ये सब भी स्ट्रॉन्ग से हो रहे हैं जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सिग्मा माइनस प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग से है, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है आपको स्ट्रेंज पार्टिकल का लग रहा है, दिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो ये स्ट्रॉन्ग से है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स। लेकिन कंफर्म करोगे एग्जाम में, ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन कंफर्मेशन कंजर्वेशन लॉ से करना है। अब जो है मैं एंगुलर मोमेंटम में फिर से आ जाऊं एक बार।
कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। या एक काम करते हैं, एक आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की एग्जांपल, तो अभी मैं आपके लिए देखता हूँ कोई एग्जांपल मुझे अगर दिखे तो मैं उसे कर देते हैं फिर। तो अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। तो यहाँ पे है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन एन प्लस फोटोन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोटोन नहीं हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता, फोटोन नहीं हो तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप जो है टाइप ऑफ इंटरेक्शन बताना, आपको टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेट करोगे चार्ज -1 +1 0 +0, दोनों तरफ जीरो चार्ज है। क्योंकि ये डीके की रिएक्शन नहीं है, नॉट डीके रिएक्शन, तो आप लीनियर मोमेंटम को नहीं कर सकते। लीनियर मोमेंटम और मास एनर्जी को आपको स्किप करना है, आप नहीं कर सकते उसे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर डीके की रिएक्शन नहीं है तो इस रिएक्शन में भी मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन बी लेस देन मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, फॉर व्हिच रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, फॉर व्हिच थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड टू द इंसिडेंट पार्टिकल फॉर टू प्रोसीड दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है ये। तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे तो मास ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा है, लेकिन मास ऑफ द रिएक्टेंट कम भी हो सकता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और मास एनर्जी को स्किप करोगे, सिर्फ डीके में करोगे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में करोगे। तो अब मैंने क्या कहा था आपसे, एंगुलर मोमेंटम के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे स्पिन स्पिन देखो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट मेथड, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम और समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट मेथड तो ये है कि इनकी स्पिन देखो, पायोन्स आपके बोसोन से, फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटोन की 2 और सभी मेसॉन्स की 0, प्रोटोन की हाफ, इससे आ गई हाफ। यहाँ पे हाफ, इसकी 1, इसकी हो गई हाफ और 3/2, दोनों तरफ हाफ इंटीजर है, तो इसीलिए ये कंजर्व हो गई। दोनों तरफ हाफ इंटीजर होना जरूरी है, कॉमन ना भी हो तो भी कंजर्व है। अगर एक तरफ हाफ और दूसरी तरफ 3/2 होती, कॉमन नहीं भी होती तो भी कंजर्व है, क्योंकि एल उससे ऐड होकर जे को बराबर बना देगा, वो भी एंगुलर मोमेंटम का मतलब यहाँ पे जे है। ठीक है, तो सेकंड मेथड ये है, हमने कहा था नंबर ऑफ फर्मियोन को देख लो। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन ऑड है या नंबर ऑफ फर्मियोन इवन है तो भी कंजर्व है, क्योंकि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन ऑड है तो उनका रिजल्टेंट जो है हाफ इंटीजर आएगा। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियोन इवन है तो उनका रिजल्टेंट इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका 1 फर्मियोन है और राइट साइड में आपके पास 1 फर्मियोन है। कौन कौन से दोनों तरफ, एक तरफ प्रोटॉन एक तरफ न्यूट्रॉन, बाकी दोनों बोसॉन है। तो अगर 1 फर्मियोन है इसका मतलब दोनों तरफ हाफ और इंटीजर स्पिन आएगी। तो आप नंबर ऑफ फर्मियोन से भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ भी कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम इस तरह से करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, बैरो नंबर करोगे 0 + 1 1 + 0, बैरो नंबर कंजर्व हो गया। उसके बाद आप करोगे स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज इसमें है नहीं तो स्किप कर दो या सबको 0 लिख दो। अब है आपका थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट आपका पायोन्स आपके ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में है, तो ये हो गया -1 अकॉर्डिंग टू चार्ज। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट है, अकॉर्डिंग टू चार्ज प्रोटॉन को +½ न्यूट्रॉन को -½ और जो आपका फोटोन है उसका 0, क्योंकि ये इसमें मैं आपसे बता दूं, फोटोन के लिए I3 तो 0 लिखोगे, बट उसके लिए I नहीं होगा, I इज नॉट फॉर फोटोन। ठीक है, तो फोटोन में I को 0 करोगे, I3 को। हाँ, अगर 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 एक तरफ इंटीजर हो स्पिन और एक तरफ हाफ इंटीजर हो रिजल्टेंट स्पिन का, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। इसको हम बीटा डीके में कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। अगर उस रिएक्शन में न्यूट्रिनो नहीं आपने इन्वॉल्व किया तो आपका इंटीजर एक तरफ आया, एक तरफ हाफ इंटीजर आया, तो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, और फिर आपने न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व करके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा दिया। तो यहाँ पे जो है फोटोन के लिए I3 0 और I जो है वो फोटोन के लिए नहीं होता है, या एक तरह से मैंने कहा था फोटोन वाले रिएक्शन में I को कंजर्व नहीं करोगे। तो जब आपने कर दिया तो यहाँ से डेल्टा I3 0 हो गया, I3 इज कंजर्व, कंक्लूड कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, इफ ए रिएक्शन कंटेन्स फोटोन डू नॉट कंजर्व I, ऐसी रिएक्शन में I को नहीं करना है, I को बिना करे कह दो I विल नॉट बी कंजर्व, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन अगर फोटोन नहीं होगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फोटोन होने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, पर ये बात सही है कि फोटोन होने पे 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, प्रोवाइडेड दैट रिएक्शन इज अलाउड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं।
पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बताना, ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन लॉ, मतलब अगर फर्स्ट एट में अगर एक भी कंजर्व नहीं है तो वो फॉरबिडन है। तो अगर आप देखो कि कौन सा फॉरबिडन है, आपको कौन सा नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 अलाउड है, एक फॉरबिडन है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर लेफ्ट साइड में 0 है और यहाँ पे जो है +1 है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व नहीं है और म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व नहीं है। यहाँ +1 है और यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब आपका आंसर डी हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट 3 आपके पॉसिबल है। अगर फर्स्ट 3 पॉसिबल है तो आप लोग बता सकते हो कि जो फर्स्ट 3 है वो किस इंस्ट्रक्शन से, बिना बिना कंजर्वेशन ना करें, पॉइंट्स टू रिमेंबर से आप बताओ कि फर्स्ट 3 किस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन से है। क्योंकि अगर यहाँ पे डी वाला था तो आपके आंसर आ गए वीक। तो वीक वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, इन तीनों में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है तो वो वीक ही होगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपके लिए होमवर्क है, इन पे कंजर्वेशन लॉज ला के देखो तो ये वीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और है। अगर रिएक्शन आपकी ऐसी है जहां पे जैसे ए वाली रिएक्शन है, तो ए वाली रिएक्शन में आप स्टेनलेस से भी नहीं कर सकते, आप जो है थर्ड कंपोनेंट से भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने ए वाली रिएक्शन में फर्स्ट एड कर ली और मान लो फर्स्ट एड आपके कंजर्व हो गए, फर्स्ट एड कंजर्व हो गए, ये हो जाएंगे। तो इसे कंफर्म कैसे करो? तो आप कंजर्वेशन लॉस नहीं कर पा रहे क्योंकि ना तो इसमें स्टेनलेस है ना इसमें थर्ड कंपोनेंट हो पाएगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? सिर्फ यही कहोगे कि भाई इसमें न्यूट्रिनो है इसीलिए वीक है। ठीक, लेकिन सी वाली रिएक्शन में आप कह सकते हो कि इसमें फर्स्ट एड करने के बाद फर्स्ट एड तो कंजर्व हो जाएंगे, फर्स्ट एड कंजर्व हो जाएंगे, फर्स्ट एड करने के बाद स्टेनलेस स्किप हो गया, थर्ड कंपोनेंट आपका पाई प्लस के लिए +1 हो जाएगा, इनके लिए 0 हो जाएगा। तो थर्ड कंपोनेंट से आपका कंफर्म हो गया ये कंजर्व नहीं है, ये भी। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपको फर्स्ट एड भी करनी है, यहाँ पे तो कंफर्म है कि ये पॉसिबल है, इसलिए हमने कह दिया न्यूट्रिनो से वीक। तो हमें वीक नजर आ रहा है पर फर्स्ट एड भी देख लें आपको, कभी कहीं फॉरबिडन तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन में भी आप I3 करोगे, यहाँ +1, यहाँ 0 0, I3 इज नॉट कंजर्व। फर्स्ट एड तो इसमें हो जाएंगे, फर्स्ट एड करने के बाद जब आप स्टेनलेस पे स्टेनलेस को आपने स्किप कर दिया, I3 इज नॉट कंजर्व, इट इज वीक। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्रोसेस इज फॉरबिडन। इसका मतलब यहाँ पे भी एक फॉरबिडन है, 3 पॉसिबल है। तो अब आप देखो कि किसमें फॉरबिडन हो सकता है। ठीक है, फॉरबिडन में जो आपके बहुत आसान वाले हैं पहले वो कर लेने चाहिए, जैसे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन
नंबर है, बैरो नंबर है, पहले इन तीनों करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कंक्लूजन नहीं हो रहा तो फिर कुछ और कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे, ऑप्शन नंबर बी, तो बताओ बी में क्या, कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है? बी वाले में कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है? तो बी वाले में इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जीरो, यहाँ पे हो गया +1, इट इज पार्टिकल, इट इज ऑल्सो पार्टिकल, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट कंजर्व्ड, तो ये फॉरबिडन हो गया। बस यहीं पे रुक जाओ और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ठीक है, और अब आपके लिए होमवर्क है, तो जो बाकी जो है तीनों, या मुझे अब मुझे ये बताओ, अब जो है फर्स्ट वाली रिएक्शन किस इंट्रैक्शन से है? फर्स्ट वाली रिएक्शन किस इंट्रैक्शन से है? फर्स्ट वाले इंट्रैक्शन में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है। अगर न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है तो ये 100% वीक, प्रोवाइडेड फर्स्ट स्टेट कंजर्व, तो फर्स्ट स्टेट तो इसमें हो रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें एक ही फॉरबिडन है। बी वाले ऑप्शन में क्या है टाइप ऑफ इंट्रैक्शन? बी वाले ऑप्शन में यहाँ भी न्यूट्रिनो है, 100% वीक। आपके लिए होमवर्क है, कंजर्वेशन लॉ लगा देखना, यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं हो रहा, थर्ड कंपोनेंट इज नॉट कंजर्व। ठीक है, और ए वाले ऑप्शन में भी थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो करोगे, यहाँ पे प्लस हाफ है, यहाँ पे माइनस हाफ है। ए वाले ऑप्शन में भी थर्ड, मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि ये किस लिए आपका फॉरबिडन है, किस लिए आपका ये वो है। अब सी वाला आप बताओ, सी वाला आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप में से एक का आंसर तो आ गया है, एक स्टूडेंट का। सी वाला स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि सी वाले में आपका प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। बी वाला, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बी वाला तो फॉरबिडन है, बी वाले में तो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, वो मैंने गलत लिख दिया, गलती से हो गया है, मैं बात डी करना चाह रहा था, डी वाली, डी इज वीक, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिनो है। बी वाला तो फॉरबिडन है ही, वो तो गलती से लिखा गया। ठीक है, तो जो सी वाला है वो स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए होमवर्क है कि इसमें कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं और आई तक कंजर्व करना है, आई तक कंजर्व इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज, यहाँ मैंने पेज नहीं लिखा, पेज शायद ये वाला होगा, पेज नंबर 39 ही है ये भी शायद, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर बताओ। जब आप Mn5425, इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, थर्ड टाइप ऑफ बीटा डीके 24। तो टेस्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी जिनसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं हो पाए वो करके देख लें, हम नेक्स्ट क्लास में टेस्ट डिस्कशन करेंगे सबसे पहले, मतलब पहले टेस्ट डिस्कशन करेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, आप फिलहाल इस टॉपिक पे फोकस करो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। लास्ट स्लाइड ये है। तो लास्ट स्लाइड में जो है ऑप्शन नंबर बी था, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड ये है। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, कंजर्वेशन लॉ करोगे। तो सबसे पहले अगर चार्ज करोगे तो यहाँ पे चार्ज 25 है, यहाँ पे -1। वैसे तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन मैं जो है प्रोसीजर बता रहा हूँ क्या करना आपको, 24 + Q, तो अल्टीमेटली चार्ज हो गया आपका अननोन पार्टिकल का 0। लेट्स से दिस पार्टिकल इज x, इसका x का 0। उसके बाद बैरियन नंबर, तो बैरियन नंबर के लिए हमने कहा था बैरियन कितने होते हैं, जो मास नंबर वही बैरियन नंबर है, 54 + 0, 54 + b, इसका मतलब ये पार्टिकल बैरियन नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ +1, यहाँ पे 0, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो पार्टिकल का 1 होना चाहिए। तो ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज 0 हो, वो बैरियन ना हो और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 हो, तो ऐसा पार्टिकल इन चारों में आपको न्यूट्रिनो नजर आ रहा है, तो इसका आंसर न्यूट्रिनो हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पॉजिट्रॉन कैसे हो जाएगा? किसी ने यहाँ पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, यानी कि डिम्पल ने पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, तो देखो इतनी ऐसी गलती मत करो, क्योंकि अगर एलिमेंट्री पार्टिकल हम नहीं भी पढ़ते तो भी मैंने बीटा डीके में करा दिया ये सब। ठीक है, तो बीटा डीके में चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन नंबर देखो, बैरियन नंबर देखो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 39। A electrostatic particle travels a length of 3 × 10⁻³ meters in air. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। A electrostatic particle travels a length of 3 × 10⁻³ तो ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन एयर बिफोर डीके। द डीके प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल इज डोमिनेटेड बाय, तो अगर जब कोई पार्टिकल डीके होता है तो वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा और उसमें कुछ लाइफ टाइम होगी। ठीक है, अब क्योंकि वो पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है
वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी दे रखी है, डिस्टेंस कवर्ड इज दिस मच। तो अब यहां से आप लाइफ टाइम निकाल लो। लाइफ टाइम हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻3, ये हो जाएगा 3 × 10⁸8। अल्टीमेटली ये 3 × 10⁻11 का ऑर्डर आ गया। तो ये जो लाइफ टाइम है ये किस रेंज में होगा? तो हमने कहा था कि अगर डीके की रिएक्शन है तो जो पार्टिकल की लाइफ टाइम है वही उस रिएक्शन की लाइफ टाइम भी हो जाएगी। तो हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग के लिए जो आपका लाइफ टाइम है वो लेस देन -22 सेकंड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए -21 से -14 होता है, और वीक जो है वो थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है, उसकी लाइफ टाइम -13 से 3 होती है। तो ये जो है आपका वीक वाली रेंज में आ रहा है, तो इसका आंसर वीक हो गया, वीक इंटरेक्शन। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट है आपका द रिएक्शन के प्लस। अब यहाँ पे चीज और है, यहाँ देखो कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये के प्लस के माइनस की मल्टीप्लाई है क्या? तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मल्टीप्लाई नहीं है। अगर ऐसे भी लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये के प्लस और प्लस के माइनस, और यहाँ पे पी प्लस पी माइनस, पी माइनस या पी माइनस या पी बार एक ही बात है, ये एंटीप्रोटोन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक्चुअली है कैन प्रोसीड इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द के प्लस एंड के माइनस। क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसे कैसे करेंगे? मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर डीके की रिएक्शन नहीं है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन बी लेस देन मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जब आपकी रिएक्शन के प्लस और के माइनस वाली है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो मास है, जो आपका मास है रिएक्टेंट्स का, वो प्रोडक्ट के मास से कम है। लेकिन तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये कब होगी पॉसिबल? ये कब होगी? जब आप लेट से यहाँ पे टारगेट ये है और इंसिडेंट पार्टिकल ये है। जब आप अब यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंसिडेंट पार्टिकल को थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हो तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। अगर आपने थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो ये लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी देनी ही पड़ेगी तो अभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी काइनेटिक एनर्जी पे रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर बी की। स्टेटमेंट नंबर बी में लिखा हुआ है कि द रिएक्शन दिस इज फॉरबिडन बाय बैरियन नंबर। तो आपको यहाँ पे बैरियन नंबर चेक करना है। अगर आप बैरियन नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे 0 बैरियन नंबर और 1 फॉर एंटीप्रोटॉन, तो बैरियन नंबर तो यहाँ पे कंजर्व हो गया। जबकि ये कह रहा है कि फॉरबिडन है बैरियन नंबर से। यहाँ पे फॉरबिडन का मतलब रिएक्शन फॉरबिडन की बात नहीं कर रहा है। फॉरबिडन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे केवल बैरियन नंबर को चेक करना है। तो बैरियन नंबर यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, इसने फॉरबिडन कहा है, ये भी गलत है। थर्ड रिएक्शन में इसने कहा है कि द रिएक्शन दिस इज फॉरबिडन बाय स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आप केवल स्ट्रेंजनेस देखोगे। स्ट्रेंजनेस जब आपने थर्ड में देखी तो यहाँ +1 यहाँ -1 फोटोन की स्ट्रेंजनेस होती नहीं है। स्ट्रेंजनेस यहाँ पे कंजर्व हो गया, ये कह रहा है फॉरबिडन, तो ये भी गलत। अब बात करेंगे डी की। इसने डी कहा है कि दिस प्रोसीड्स वाया वीक इंटरेक्शन। तो आप वीक के लिए देखोगे क्या ये वीक है कि नहीं है। वीक के लिए सबसे पहले ये देखोगे, वैसे तो आंसर हो चुका है डी है, क्योंकि बाकी 3 आंसर लिए तो डी वाला आंसर है। पर अगर वीक के लिए आप कंफर्म करोगे तो कैसे करोगे? आप यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेट करोगे, चार्ज यहाँ पे कंजर्व हो गया 0 +1 -1 चार्जेस कंजर्व। बैरियन यहाँ पे है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिकल्स है नहीं। उसके बाद क्योंकि डी की रिएक्शन है तो मास एनर्जी करोगे, मास ऑफ के इज 500 अबाउट, यहाँ हो जाएगा 140 कंजर्व हो गया। लीनियर मोमेंटम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स होने चाहिए, ये हो गया कंजर्व। फर्स्ट स्टेट हो चुके, इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, बैरियन इसमें है नहीं। उसके बाद स्ट्रेननेस, इसमें स्ट्रेननेस कितनी हो जाएगी? इसकी +1, के प्लस की +1, के माइनस की -1, के नॉट की +1, के नॉट की -1। तो ये होगी +1, ये पार्टिकल स्ट्रेन नहीं है। डेल्टा एस आपका 0 नहीं है, 1 है, इसीलिए ये वीक है। तो इसका डी सही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो ये हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आंसर ये बता रखा है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 40। मैच द रिएक्शंस ऑन द लेफ्ट विद द एसोसिएटेड इंटरेक्शंस। अब यहां पे जो मैं बात कहने वाला हूं उस पर ध्यान से सुनना, और वो ये है,
अगर आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो और राइट साइड में फॉरबिडन वाला ऑप्शन होना, यहाँ पे फॉरबिडन नहीं है। अगर यहाँ फॉरबिडन भी होता तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर फॉरबिडन भी होता तो हम फर्स्ट एट भी देखते, पर क्योंकि यहाँ पे फॉरबिडन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो 3 रिएक्शन दी है, कोई ना कोई इंटरेक्शन इसका मतलब यहाँ पे है ही। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरबिडन वाली नहीं है, और अगर ये रिएक्शन फॉरबिडन वाली नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट एड को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड तो हो ही जाएगा जब वो पॉसिबल है। तो आप अपना यहाँ पे टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे यू कैन स्किप फर्स्ट एड कंजर्वेशन लॉस। जहां पे आप कंफर्म नहीं हो, मैच द फॉलोइंग वाला वो नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, वहां पे आपको फर्स्ट एड करने पड़ेंगे। लेकिन जहां पे मैच द फॉलोइंग है, फॉरबिडन का ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे फर्स्ट एड को आप स्किप कर सकते हो। और जब आपने फर्स्ट एड स्किप कर दिया तो जब मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर बताया था उससे आप कर सकते हो। अब तो मैंने कहा कि अब आप बताओ जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है वो क्या होगा? 100% वीक। अब आपको फर्स्ट एड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि ये वीक तब होगा जब प्रोवाइडेड इट इज नॉट फॉरबिडन, और यहाँ फॉरबिडन ये है नहीं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट को कर दिया इलेक्ट्रोमैटिक, सेकंड वाले में फोटोन इन्वॉल्व है, ये 100% इलेक्ट्रोमैटिक होगा। और थर्ड वाले में क्योंकि इसमें पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स एंड पायोन्स होंगे, केवल न्यूक्लियॉन्स और पायोन्स होंगे, तो वो जो है 99% या 100% स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कंफर्म करने के लिए? वैसे तो स्ट्रॉन्ग है ये, और आपको आंसर मिल चुका, आपका टाइम भी बच गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बार आप यहाँ पे नंबर थर्ड पे थर्ड कंपोनेंट और आइसोस्पिन और ला के देख लेना एग्जाम में। ठीक है, तो जब आप थर्ड वाले में थर्ड कंपोनेंट करोगे तो ये हो गया 0, ये हो गया न्यूट्रॉन का -12। वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन एग्जाम में कंफर्म करने के लिए ये हो गया -1, ये हो गया +1, थर्ड कंपोनेंट हो गया। आइसोस्पिन हो गया ये ट्रिपलेट, ये डबलेट, ये ट्रिपलेट, ये डबलेट, इनका हो गया हाफ 3/2, इसका हो गया हाफ 3/2, दोनों कॉमन है, एटलीस्ट वन शुड बी कॉमन। तो ये कंजर्व हो गया और ये स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें बताओ कौन सा कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है? द डीके प्रोसेस दिस वायलेट्स, ये पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 21। क्या यहाँ पे बैरो नंबर वायलेट हो रहा है? बैरो यहाँ पे कंजर्व हो रहा है। अगर आप बैरो नंबर करोगे तो यहाँ +1 +1 +0 +0, बैरो नंबर तो कंजर्व हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। क्या यहाँ पे लैप्टॉप नंबर वायलेट हो रहा है? 0 0 +1 -1, ये भी कंजर्व हो रहा है। क्या यहाँ पे स्ट्रेंजनेस वायलेट हो रही है? आप में से कोई बताए क्या यहाँ पे स्ट्रेंजनेस वायलेट हो रही है? स्ट्रेंजनेस वायलेट नहीं हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि अगर स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेंजनेस वायलेट हो गई। यहाँ पे सबकी स्ट्रेंजनेस 0 लिख दो, तो स्ट्रेंजनेस इज नॉट वैलिडेटेड। अब यहाँ पे आंसर तो आइसोस्पिन आ चुका है, लेकिन आइसोस्पिन को कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा गया कि यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, आप उसी ऑर्डर से चलोगे, आप डायरेक्ट आइसोस्पिन पे नहीं आओगे। एग्जाम में डायरेक्ट आइसोस्पिन पे नहीं आना है, पहले थर्ड कंपोनेंट करोगे। थर्ड कंपोनेंट करोगे तो इसका -12 है, इसका +12 है। ठीक है, तो अब आपका I3 कंजर्व नहीं हुआ, तो हमने कहा था कि इफ I3 इज नॉट कंजर्व, डू नॉट कंजर्व आई। आप आई को कंजर्व मत करने बैठना। अगर आई गलती से कर दिया तो आप यहाँ पे हाफ हाफ कर दोगे और गलती से यहाँ पे आई को कॉमन कर दोगे, कंजर्व कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर I3 कंजर्व नहीं है तो आई पे प्रोसीड नहीं करना है। तो फिर क्या कहना है? तो ये कहना है कि अगर किसी रिएक्शन में I3 कंजर्व नहीं है तो आई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आइसोस्पिन हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज? इस यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का है कि यहाँ पे इसमें एक ही अलाउड है, 3 फॉरबिडन है। इसने अगर अलाउड पूछा है, अब तक क्वेश्चन ऐसे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन, उस केस में तो एक फॉरबिडन था, 3 अलाउड थे। यहाँ पे केवल एक अलाउड है, 3 फॉरबिडन है। तो अब यहाँ पे आप जो है सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी में बताओ। ऑप्शन नंबर जो डी है, क्या ऑप्शन नंबर डी में भी आपको फॉरबिडन या अलाउड नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें क्या चीज फॉरबिडन है, क्या चीज मतलब इसमें कंजर्व नहीं हो रही है डी में? तो डी वाले में आपका लैपटॉप नंबर कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, पहले आसान वाले करोगे कंजम्पशन लॉज, और फिर अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो फिर कठिन वाले पे जाओगे। तो यहाँ पे आपका डी वाला फॉरबिडन है, यहाँ पे म्योनिक लैप्टॉप नंबर और इलेक्ट्रॉनिक लैप्टॉप नंबर कंजर्व नहीं है, चार्ज भी कंजर्व नहीं है। ठीक है, अब जो है सी वाले ऑप्शन में बताओ। सी वाले ऑप्शन में लैप्टॉप नंबर कंजर्व नहीं है, ये +1, ये +1, ये भी तो आपका सी भी नहीं है। बी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन, ये सॉरी ए वाले में क्या कंजर्व नहीं है बताओ? ए वाले में क्या कंजर्व नहीं है? फर्स्ट एड की बात करोगे पहले, यहाँ पे एनर्जी मास कर नहीं सकते, लीनियर मोमेंटम कर नहीं सकते, बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है। बैरियर नंबर प्रोटॉन का +1, एंटी प्रोटॉन का -1, और ये दोनों आपके बैरियन है, लैम्डा नॉट इज बैरियन। तो यहाँ पे हो जाएगा +1 और +1, तो बैरियर नंबर इज नॉट कंजर्व। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बी अलाउड है, अगर बी अलाउड है, आप पहले स्टेजनेस में मत जाओ, पहले फर्स्ट एड करो, स्टेजनेस में डायरेक्ट नहीं जाना है, क्योंकि अगर स्टेजनेस नहीं भी हो रही है तो क्या दिक्कत है, वीक्स हो जाएगा, इसीलिए स्टेजनेस में नहीं जाना, पहले फर्स्ट एड पे जाना है, ठीक है। अब जो है जो बी वाला है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बी वाला अलाउड है तो कौन सा इंट्रैक्शन है बी वाले में, ठीक है। तो बी वाला हो गया आपका अलाउड एंड बी वाला स्ट्रॉन्ग से होगा, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियॉन्स एंड पायोन्स है। आप कंजर्वेशन वाला देख लेना, आपके लिए होमवर्क है कि ये स्ट्रॉन्ग से कैसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वैसे तो टाइम में एक मिनट यहाँ पे जो है कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, जितने आप कर पाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब आपको स्लाइड भेजूंगा, यहाँ पे पीडीएफ भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, तो आपको वो वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पहले करके आने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे करा दूंगा तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उनका मैं पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के आपको पीडीएफ जो आपको अपलोड होगी उसमें आप देख लेना, और नहीं तो अपनी बुकलेट में देख लेना कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, वो वाले आपको करके आने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। 2 नंबर स्लाइड दिखा दीजिए सर। इसमें इलेक्ट्रॉन का भी +1 और +1 सर। एक स्लाइड दिखाना, 8th स्लाइड सर 15th है। अभी एक सेकंड पहले इस वाले क्वेश्चन में कोई, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है सर? सी वाले में सर ये E- है ना? हाँ E- है, E- है, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर +1 लिखा है मैंने जी, क्योंकि माइनस वाले ही तो इलेक्ट्रॉन है और प्लस वाले एंटी इलेक्ट्रॉन है जी सर। 15 स्लाइड पे शो करें। एक मिनट, अब सबसे पहले ये होगी 15, ये तो है 15 सर 11 नहीं, तो ये है 15, ठीक है। उसके बाद सर 8th क्वेश्चन की स्लाइड शो कर दो। 8th क्वेश्चन की, हां जी, एक मिनट, 8th क्वेश्चन ये है, हां जी सर 22 स्लाइड, 8th स्लाइड सर, स्लाइड नंबर 11 स्लाइड स्लाइड नंबर 2 सर। एक मिनट, अब ये स्लाइड नंबर 11, स्लाइड नंबर 11 ये है, स्लाइड नंबर 2 सर। अभी ये शेयर में मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, ये 11 तो किसको 8th है, ये 8th है ये सर 22। अभी एक सेकंड, ये होगी 8th, उसके बाद 22 ये है, तो सर अब हम शुरू चल रहे हैं। पहला फर्स्ट आप ही है, फर्स्ट ये है, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, फर्स्ट ये हो गई। उसके बाद सेकंड ये है, सेकंड हो गई। उसके बाद थर्ड ये, थर्ड के बाद फोर्थ ये है, फोर्थ के बाद फिफ्थ आपकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इसको एंड करें, अभी और डाउट ना हो तो 1920 सर हाँ अल्फा डिके के सिलेक्शन रूल बता दो। अभी एक सेकंड, 19 ये है। देखो आप ये मत किया करो कि सारी स्लाइड दिखा दो, ठीक है। इसमें आप लेट आते हो, उसके बाद जो इसमें स्क्रीनशॉट लेते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो हम पूरा लेक्चर अपलोड कर देते हैं, फिर वहाँ पे देख लो, ठीक है। 19 ये है और 20 ये है। अब मैं जो है अल्फा डी के सिलेक्शन में बता देता हूँ आपको। अगर मान लो हमारे पास अल्फा डी के है, कोई पार्टिकल, कोई न्यूक्लियर एक्स है और इसमें अल्फा डी के हुआ वाई A-4 Z-2, यहाँ पार्टिकल अल्फा बन गया। ये क्योंकि डी के एट रेस्ट है, तो यहाँ पे जो है कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे L ऑफ द रिएक्टेंट्स इज 0। तो यहाँ पे जो J ऑफ द रिएक्टेंट है वो J ऑफ X हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, एक तो Jy है और एक J अल्फा है। J अल्फा आपका 0 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये इवन न्यूक्लियर है। और साथ में यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी आएगी L ऑफ द प्रोडक्ट्स, जिसको आपने L ऑफ द अल्फा पार्टिकल भी लिख लिया था। तो आपके पास 3 वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो J ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा वो इन तीनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा, Jy का, J अल्फा का और Lp का या L अल्फा का। अब क्योंकि J अल्फा 0 है तो आप यहाँ पे इसको Jy और Lp कह सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है कि J ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू J ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ से J ऑफ द X शुड बी इक्वल टू J ऑफ द Y प्लस Lp, ये हो गया। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर लिया। तो यहाँ से
आपको जो है एग्जाम में जेएक्स और जेवाई की वैल्यू दे रखी होगी, या इनकी वैल्यूज आप सेल मॉडल से निकाल लोगे। तो जब इनकी वैल्यू आपको पता है या निकाल लिया आपने, तो वहां से आप एलपी की वैल्यू निकाल सकते हो, जेएक्स माइनस जेवाई टू जेएक्स प्लस जेवाई। ठीक है, तो आपने एलपी की वैल्यू निकाल ली। अब आप करोगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी करने के लिए आप कहोगे कि पैरिटी ऑफ एक्स इंटू -1 की पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ वाई इंटू पैरिटी ऑफ एल्फा इंटू -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे पैरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आर की वैल्यू 0 है, पैरिटी ऑफ एल्फा +1 है। ठीक है, तो आपको पता है इवन निकलेगा अल्फा तो 0 प्लस होता है, तो ये हो जाएगी पी वाई इंटू -1 की पावर एल पी। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी याद। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर पी एक्स और पी वाई की पैरिटी दोनों की सेम है, मान लो दोनों की ऑड है या दोनों की इवन है, अगर दोनों की पैरिटी सेम है, ठीक है, यानी कि सेम पैरिटी है, तो फिर ये जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर 4, ये मान लो 3rd है, तो इक्वेशन नंबर 4 कब सेटिस्फाई होगी? तो अगर आपकी ये दोनों मान लो दोनों इवन है, तो दोनों तो लेफ्ट साइड में आपका +1 हो गया, तो राइट साइड में +1 करने के लिए इनके लिए एलपी की वैल्यू इवन होनी चाहिए, एलपी की वैल्यू इवन होनी चाहिए। और अगर आपका अपोजिट है पैरिटीज आपकी अपोजिट है, यानी कि एक इवन है दूसरी ऑड है या वाइस वर्सा, तो उस केस में एलपी शुड बी ऑड। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर एलपी इवन है तो पैरिटीज सेम होगी, या इसी बात को ये कह लो पैरिटीज सेम है तो एलपी की वैल्यू इवन है, या एलपी की वैल्यू अगर ऑड है तो पैरिटीज दोनों की एक्स और वाई की अपोजिट होगी, एक इवन दूसरी की ऑड, एक की ऑड दूसरी की इवन। तो ये आपका सिलेक्शन होगी, बस ये करना, मतलब ये चेक करना। ठीक है, तो अब इस क्लास को एंड करते हैं। हेलो सर। हाँ सर असाइनमेंट, सॉरी, जो हम लोगों का जो असाइनमेंट बुक है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उसमें कुछ क्वेश्चंस था, बताओ क्या? अच्छा, एक मिनट, मैं अब आप बताओ कौन सा पेज पे है? पेज 35। एक मिनट हाँ बताओ, पेज 35। हाँ, पेज 35 में क्वेश्चन नंबर 3-4। सर इनका थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए। नहीं, देखो ऐसा है कि देखिए 3-4 को अभी मैंने नहीं कराया है। 3-4 में ना क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, क्रॉस सेक्शन मैंने भी नहीं कराया, तो अभी रुक जाओ, और क्वेश्चन बताओ। सर वो क्वेश्चन 1 सेकंड जो है, किसमें क्वेश्चन 1 उसी पेज में, क्वेश्चन हाँ सेकंड पार्ट जो है। देखिए ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन का है, ओके, वो पढ़ाना है। ठीक, कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं ना वो अभी हो जाएंगे, वो अभी टॉपिक हुए नहीं है। सॉरी सर। नहीं सॉरी कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं, बाकी तो इसे कर ही नहीं रहे क्वेश्चंस को, तो ये तो आपका काम ही है करने का, और उसमें फिर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर ये नहीं हो रहा है तो कैसे करें। ठीक है, तो इसको अब एंड करें क्लास को। ठीक है, तो मैं इसे स्कैन करता हूँ।